शाम को सब लोग घर पर बैठे होते हैं। मोहन भी काम से लौट आते हैं। आज मैंने अकेले इतने सारे गेहूं साफ किए हैं, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे अकेले क्यों? बहू कहाँ थी? बहू ने आज भी तुम्हारी मदद नहीं करी। पापा आप भी ऐसे पूछ रहे हो जैसे भाभी पूरा दिन काम करती हो। वो तो अपने कमरे में ही होंगी। सुमित की बात सुनकर मोनिका को गुस्सा आ जाता है। देवर जी ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई काम करती ही नहीं। कल जब आपकी पत्नी आएगी तब करवा लेना उससे सारे काम। इस घर में कितने काम होते हैं मैं ही जानती हूँ, लेकिन किसी को मेरा काम दिखता ही नहीं। मोनिका थोड़ी कामचोर जरूर है, लेकिन उसकी जुबान तेज है। कोई भी उसे आसानी से जीत नहीं पाता। तभी संगीता दोनों देवर भाभी का ध्यान हटाकर मोहन से बात करने लगती है। बहुत हो गया, मुझसे नहीं होता इतना काम अकेले। और सुमित अब तुम शादी कर लो। मैं तो कहती हूँ आप कल ही पंडित जी को बुलाकर कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। अगर इसी महीने सुमित की शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ मम्मी, ये सही आइडिया है। पापा देर किस बात की है, घुमाओ पंडित जी को फोन और देखो सुमित के लिए लड़की। सुमित की शादी की बात सुनकर घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। नितिन तो अलग से ही एक्साइटेड है, लेकिन सुमित का चेहरा उतर जाता है। सुमित को परेशान देखकर मोनिका बोलती है, क्या हुआ देवर जी, आप तो शादी के नाम से ऐसे नाराज होकर बैठ गए जैसे पुराने जमाने की लड़कियां होती थी। शादी नहीं करनी क्या आपको? सुमित कोई जवाब नहीं देता। बेटा क्या बात है, हमें बता अगर तेरे मन में कुछ भी है तो। सुमित हिम्मत जुटाकर बोलता है, मम्मी पापा दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है। वो मेरे ऑफिस में काम करती है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मोहन और संगीता भड़क जाते हैं। अरे हमारे खानदान में ना पहले कभी किसी ने लव मैरिज की है और ना ही अब होगी। ये बात कान खोलकर सुन लो। इतना कहकर मोहन वहां से चले जाते हैं। सुमित बहुत परेशान हो जाता है और उस रात खाना भी नहीं खाता। अगली सुबह अपने मम्मी पापा के कमरे में जाता है और कहता है, पापा पहले का जमाना अलग था, अब जमाना बदल गया है। आजकल सब लव मैरिज कर रहे हैं और आपने भी तो मोनिका को पसंद से लाया था ना। देखिए आज सब कितने खुश हैं। आप हाँ कर दीजिए, अच्छी लड़की होगी तो सुमित भी खुश रहेगा। नितिन की बातों से मोहन और संगीता मान जाते हैं। जब सुमित को यह बात पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अरे लड़की के पापा का नंबर दो, हम बात करके शादी की तारीख तय करेंगे। और हाँ, शादी के बाद लड़की नौकरी नहीं करेगी। जी पापा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। सुमित ज्योति के पापा का नंबर दे देता है। बात होती है और अगले महीने शादी की तारीख तय हो जाती है। मोनिका बहू, सबका मुंह मीठा करवाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। बड़ी शुभ घड़ी है और शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मोनिका मिठाई लाकर पहले ठाकुर जी को भोग लगाती है, फिर सबका मुंह मीठा करवाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक महीना पंख लगाकर उड़ जाता है और आखिरकार सुमित और ज्योति की शादी हो जाती है। आज ज्योति की पहली रसोई है। वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। सुमित अभी अभी उठा है। ज्योति आईने के सामने खुद को देख रही है। बहुत प्यारी लग रही हो, यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा ये सपना पूरा हो गया। इतना कहकर सुमित अचानक चुप हो जाता है। अरे तारीफ करते करते ये उदासी कैसी? ज्योति तुम्हें पता है हमारी शादी किन हालातों में हुई है? मम्मी पापा और भैया ने बड़ी मुश्किल से हामी भरी है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम दिल से उनका ख्याल रखो ताकि उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका न मिले। डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा। आप देखना मैं मम्मी पापा का दिल कैसे जीतती हूँ। ये सुनकर सुमित मुस्कुरा देता है। उसके बाद ज्योति हॉल में जाती है। मम्मी आज मेरी पहली रसोई है तो मैं क्या बनाऊं? जो अच्छा बनाना आता हो वही बना ले, बस ध्यान रखना मीठे में भी कुछ हो ठाकुर जी के लिए। ज्योति रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। वो खीर, मालपुआ, शाही पनीर, भिंडी की सब्जी, लच्छा पराठा, रोटी और रायता बनाती है। तभी मोनिका वहाँ आती है। मैं तो आपकी मदद के लिए आ रही थी, लेकिन आपने तो सारा खाना बना लिया। कोई बात नहीं जेठानी जी, वैसे भी आपने इस घर को 4 साल तक अकेले संभाला है। अब आप आराम करो। भाई वो तो वक्त बताएगा मुझे आराम कराओगी या काम करवाओगी। चलो तुमने खाना बना लिया, मैं टेबल पर लगा देती हूँ। दोनों मिलकर खाना टेबल पर लगाती हैं। सब लोग ज्योति के हाथ का खाना खाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। मोनिका चुप बैठी होती है। क्या हुआ जेठानी जी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? हाँ ठीक है, बहुत ही कम चीजें बनाई हैं तुमने। मैंने अपनी पहली रसोई में इतना खाना बनाया था कि पड़ोसियों तक खुशबू गई थी। सब उंगलियां चाटते रह गए थे। तुमने भी ठीक ही बनाया है, ओके ओके है। ये सुनकर संगीता तुरंत बोल पड़ती है, पता नहीं कौन सी पहली रसोई की बात हो रही है, हमें तो याद नहीं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। ज्योति भी मुस्कुरा देती है। सब लोग खाना खाकर ज्योति को नेक देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। पहले से ही कामचोर मोनिका अब ज्योति के आने के बाद बिल्कुल काम नहीं करती। ज्योति दिन भर काम करती रहती है और मोनिका बालकनी में आराम करती है। एक दिन ज्योति रसोई में खाना बना रही होती है, तभी सुमित वहां आता है। ज्योति तुम्हें तो कितने पसीने आ रहे हैं, कब से लगी हो रसोई में? यही कोई 2 घंटे से। बस अब मेरा सारा खाना बन गया है, सोच रही हूँ थोड़ी देर ठंडी हवा में चली जाऊँ। अभी तो कोई खाना भी नहीं खा रहा है।
ये कहकर ज्योति पूरी रसोई समेटती है और फोन लगाकर बालकनी में चली जाती है। उसका कमरा भी बालकनी से सटा हुआ है, ठीक उसकी जेठानी के कमरे के पास। जैसे ज्योति बालकनी में आती है, मोनिका अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। ज्योति धीरे धीरे टहलने लगती है, तभी ज्योति के फोन पर उसकी दोस्त दिव्या का कॉल आता है। हाँ भाई, क्या हाल चाल? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। पहले तो एक दिन भी कॉल किए बिना नहीं रहती थी। नहीं यार, ऐसा नहीं है, घर में काम ही इतने हैं कि पूरा दिन निकल जाता है, किसी से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। ज्योति बात करके फोन रख देती है। ज्योति, तुम्हें अकल नहीं है क्या? दिख नहीं रहा मैं यहाँ बात कर रही हूँ? तुम इतनी जलती हो मुझसे कि यहाँ आकर अपनी दोस्त से बात करने लगी ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका फोन तो मेरे यहाँ आने के बाद आया। बस मेरे साथ बहस मत करो, तुम जानबूझकर मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। अगर ऐसा होता तो मैं रसोई में काम क्यों करती, यहीं बैठकर बात करती आपकी तरह। वैसे भी आप 2 घंटे से बात ही तो कर रही हैं। इतना कहकर ज्योति कमरे में चली जाती है। मोनिका का गुस्सा और बढ़ जाता है और अब वो ज्योति से चिढ़ने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनिका बालकनी में टहल रही होती है, सामने से पड़ोसन की बहू निकिता आवाज लगाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना, नई आई है, उसे काम ज्यादा नहीं आता, सब कुछ कहकर करवाना पड़ता है। ज्योति कपड़े धोकर बालकनी में सुखाने आती है और ये सब सुन लेती है। हाँ, सारा काम कहकर करवाना पड़ रहा है, तभी तो आप बालकनी में घूम रही हो और मैं कपड़े धो रही हूँ। मुझे वॉशरूम में बैठकर इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दिया आपने कि कपड़े ऐसे धोना? निकिता वहाँ से चुपचाप चली जाती है, लेकिन दोनों बहुएं आपस में भिड़ जाती हैं। हाँ, तो कौन सा काम सही से करती हो तुम? पूरी रसोई फैला कर रखती हो, और वो कल की दाल, इतना नमक था उसमें, कोई इतना नमक डालता है क्या? अगर 1-2 बार गलती हो गई तो क्या बड़ी बात हो गई? और साफ सफाई की बात मत करो आप, आपका खुद का कमरा देखा है आपने? पूरा फैला रहता है। दोनों की बहस सुनकर संगीता वहाँ आ जाती है। बस करो तुम दोनों, जब देखो लड़ती रहती हो। परसों भी बालकनी से तुम्हारी आवाज आ रही थी, कुछ तो शर्म करो, लोग क्या कहेंगे? संगीता दोनों को उनके कमरों में भेज देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नितिन खुश होकर घर आता है। मम्मी, पापा, मोनिका, सब लोग जल्दी आओ, मेरे पास एक गुड न्यूज है। सब लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। ये लो, मिठाई खाओ, मेरा प्रमोशन हो गया है, पूरे 10,000 रुपए सैलरी बढ़ गई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो। सब लोग नितिन को बधाई देते हैं। ज्योति रसोई में जाने लगती है। अरे ज्योति, आज तुम्हारी छुट्टी, आज हम सब बाहर डिनर करेंगे और साथ में शॉपिंग भी। ये सुनकर मोनिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि प्रमोशन हुआ है, चलो हम जल्दी से तैयार होते हैं। पूरा परिवार बाहर जाता है, शॉपिंग करता है और फिर एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बैठता है। ज्योति, तुम क्या खाओगी? मैं ऑर्डर कर दूं? मेरा मन मलाई चाप खाने का है, और देखना मिक्स वेज भी होगी मेन्यू में। मिक्स वेज ऐसे कह रही हो जैसे घर पर कभी बनती ही नहीं। कम से कम बाहर आकर बाहर वाला खाना तो खा लो। आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी, आप अपना देखिए। दोनों को बहस करते देखकर संगीता परेशान हो जाती है। बाहुओं, भगवान के लिए मुझे बख्श दो, कम से कम बाहर तो मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाओ। वैसे ही पूरे पड़ोस में तुम दोनों मशहूर हो, लोग कहते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। ये सुनकर दोनों चुप हो जाती हैं। सब लोग खाना खाकर घर लौट आते हैं। एक दिन ज्योति सारे काम खत्म करके कपड़े धोकर बालकनी में सुखा देती है। थोड़ी देर बाद मोनिका अपने कपड़े धोकर आती है और ज्योति के कपड़े हटाकर अपने कपड़े फैला देती है। शाम होती है, मोहन काम से घर लौटते हैं। अरे बाहर कितनी गर्मी हो रही है। संगीता, अरे जाओ मेरे रात वाले कपड़े तो लाकर दे दो, जरा मैं नहा लेता हूँ। संगीता ज्योति से मोहन के कपड़े उतार कर लाने के लिए कहती है। ज्योति बालकनी में जाती है तो देखती है कि मोनिका ने उसके सुखाए हुए कपड़ों को एक जगह इकट्ठा करके पूरी बालकनी में अपने कपड़े फैला रखे हैं। ये देखकर ज्योति को बहुत गुस्सा होता है और वो नीचे आकर कहती है, मम्मी, कपड़े तो सूखे नहीं, जेठानी जी ने हम सब के कपड़े एक साइड करके अपने कपड़े सुखा दिए थे। ज्योति की बात सुनकर मोनिका कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कपड़े कहाँ सुखाती? बालकनी में दूसरी तरफ भी जगह पड़ी हुई थी, आप वहाँ पर भी कपड़े सुखा सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो मेरा किया हुआ काम ही बिगाड़ना है। इस बात पर दोनों देवरानी जेठानी लड़ना शुरू कर देती है। तभी मोहन कहता है, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, हर वक्त भारत पाकिस्तान की तरह लड़ती रहती हो। अरे मैं तो गीले कपड़े ही पहन लूंगा। जब मोहन दोनों को डांट लगाता है थोड़ी, तो दोनों शांत होकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन ज्योति के सिर में दर्द होता है तो वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। बेचारी ने पहले तो घर का सारा काम निपटाया, उसके बाद कहीं जाकर उसे थोड़ा आराम करने का टाइम मिला। लेकिन जैसे उसे थोड़ी नींद आने लगती है, उसकी जेठानी अपने कमरे में फुल आवाज में म्यूजिक बजा देती है, जिसकी वजह से ज्योति की नींद टूट जाती है। ज्योति बालकनी में जाकर म्यूजिक बंद कर देती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा म्यूजिक बंद करने की? आपको थोड़ी भी शर्म है? आपके अंदर इंसानियत बाकी है थोड़ी? आपको दिखाई नहीं देता मेरी तबीयत खराब है और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन आपने ये म्यूजिक बजा रखा है जिसकी वजह से मेरी तो क्या, पड़ोसियों की भी नींद हराम हो रही होगी।
मुझे क्या सपने आ रहे हैं तुम्हारी तबीयत खराब होने के? और तुम हमसे आकर भी तो कह सकती थी। आराम की भाषा आपको समझ कहाँ आती है? आपको तो लगता है एनी टाइम झगड़ा करना अच्छा लगता है। हर बार की तरह दोनों बहुएं बालकनी में खड़े होकर लड़ने लगती हैं। उन्हें देखकर पिंकी और उसकी बहू निकिता हंसती है। लो भाई, संगीता की बहुओं की फिर से जंग शुरू हो गई। दोनों ने इस बालकनी को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाकर रखा हुआ है। थोड़ा सा भी कोई क्रॉस कर जाता है तो जंग शुरू हो जाती है। अपनी बहुओं की बहस की आवाज सुनकर संगीता बालकनी में आती है और दोनों को डांटने लगती है। बस बहुत हो गया तुम दोनों का, ये भारत पाकिस्तान की तरह लड़ना झगड़ना। अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। संगीता बालकनी में पड़ी हुई ईंट को उठाना शुरू करती है और बालकनी का बंटवारा करके 2 हिस्से कर देती है। बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। ये लो, बन गया तुम्हारा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। अगर तुम दोनों ने इसे क्रॉस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों बहुओं ने बालकनी में आकर लड़ना झगड़ना इतना शुरू कर दिया था कि जब संगीता बीच में दीवार बनाती है तो सभी घर वाले उसके फैसले के हक में होते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। इधर दोनों भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं और अब अलग अलग बालकनी की वजह से नई प्रॉब्लम शुरू होती है। एक दिन मोनिका रात के समय खाना खाने के बाद बालकनी में वॉक कर रही होती है आए हैं और वो गानों की धुन में पूरी मगन है, लेकिन जैसे वो चलती है तो उसका पैर दीवार से टकराता है। उफ, मेरे पैर में चोट लग गई। भगवान, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। ये सब इस बदतमीज ज्योति की वजह से हुआ है। मोनिका दर्द में रहते हुए अपने कमरे में आती है। उसे देखकर नितिन कहता है, ये सब तुम्हारी हरकतों का नतीजा है, अब तुम्हें इसे भुगतो। एक तो मोनिका के पैर में चोट लग गई, ऊपर से नितिन भी उसकी ही गलती निकाल रहा है। यह सुनकर मोनिका को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अपने पैर पर मरहम लगाने के लिए नीचे चली जाती है। इधर ज्योति सारा घर का काम करके एक कप कॉफी बनाती है और बालकनी में खड़े होकर एंजॉय करने लगती है। शाम के 3 बजे हैं। मोनिका को भी चाय की तलब होती है। वो अपने लिए चाय बनाती है और बालकनी में आ जाती है, लेकिन मोनिका की साइड वाली बालकनी में तो कोई छांव है ही नहीं, क्योंकि मोनिका जहां बैठकर चाय या कॉफी पीती थी वो हिस्सा तो ज्योति की तरफ चला गया। ये देखकर मोनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अब अपने कमरे में जाकर चाय पीने पर मजबूर हो जाती है, जिससे उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। दूसरी तरफ मोनिका की हरकतों से पूरा घर परेशान था। बंटवारे के बाद इन दोनों के बीच शांति है, लेकिन घर का कोई भी सदस्य मोनिका से उतनी बात नहीं करता है। नितिन भी उसे केवल काम के लिए ही बोलता है। ऐसे ही एक दिन गली में चूड़ियों वाला आता है। संगीता बहुत सुंदर सुंदर सी चूड़ियां खरीद कर लाती है, जिसे देखकर मोनिका बहुत खुश होती है। मम्मी, चूड़ियां तो बहुत प्यारी लग रही हैं। दिखाना, मैं तो ये लूंगी ग्रीन कलर की। मोनिका संगीता से बोलती है, लेकिन संगीता उसे जानबूझकर इग्नोर करके वो चूड़ियां उसके सामने ज्योति को दे देती है। ज्योति, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे पास हरे और लाल रंग की चूड़ियां नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, एक बार साइज चेक कर लो। ज्योति चूड़ियां पहनकर देखती है। मम्मी, साइज एकदम परफेक्ट है और ये बहुत प्यारी भी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। जो मोनिका पहले सबकी बात नहीं सुनती थी, अब घर वाले भी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। घर वालों का सारा लाड़ प्यार, फोकस और अटेंशन अब ज्योति को मिल रहा है। थोड़ी देर में मोहन बाहर से आता है और वो ज्योति को आवाज लगाता है, अरे ज्योति बेटा, जरा एक गिलास पानी तो लाना। हाँ जी पापा, अभी लाई। ज्योति मोहन को पानी लाकर देती है। तभी मोहन अपने साथ लाई हुई चीज ज्योति को देता है। अरे तुम्हें मोमोज और बर्गर बहुत पसंद है ना? मुझे सुमित ने बताया था, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, आराम से बैठकर खा लेना। अपनी पसंद की चीजें देखकर ज्योति बहुत खुश होती है। इधर संगीता भी खुश है कि मोहन ज्योति का ख्याल रखता है। ज्योति खुशी खुशी सामान लेकर रसोई में चली जाती है। संगीता मोहन से कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है। हम तो बेवजह लव मैरिज के खिलाफ थे। अरे अगर ये ना होती तो मुझे तो बुढ़ापे में खुद ही काम करके खाना पड़ता। मोनिका बहू से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। दिन भर काम करती है, लेकिन कभी ये भी नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ। सच में बहुत अच्छे संस्कार हैं इसके। संगीता और मोहन ज्योति की तारीफ करते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन ज्योति और सुमित बालकनी में खड़े हुए हैं। तभी ज्योति कहती, सुमित देखो ना, हमारे सामने वाले घर में कितनी प्यारी बालकनी है। कितने सुंदर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने। तुम मुझे भी नर्सरी ले चलो ना, मैं कुछ डेकोरेशन का सामान ले आऊंगी अपनी बालकनी के लिए। हाँ तो मैडम, मना किसने किया है? आ जाओ, अभी चलते हैं, आज तो मैं फ्री हूँ। इस तरह थोड़ी देर में सुमित ज्योति को लेकर नर्सरी चला जाता है। ज्योति वहां पर अपनी पसंद के फूल पौधे खरीदती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है। ज्योति एक एक करके सारे गमलों को बालकनी में कुछ ऊपर कुछ नीचे रख देती है। वो कुछ आर्टिफिशियल बेल भी लाई थी, जिन्हें वो कमरे में और बालकनी में लटका देती है। देखो सुमित, कितनी प्यारी लग रही है हमारी बालकनी, एकदम ग्रीनरी। गर्मी में जब यहाँ बैठकर कॉफी पीती हूँ ना तो मन को सुकून मिलता है। इतनी देर में मोनिका भी वहां जाती है और अपने कमरे से ज्योति की साइड वाली बालकनी देखती है तो वो जल जाती है और नितिन से कहती है, मुझे भी ऐसे ही पेड़ पौधे चाहिए, चलो अभी नर्सरी। तुम्हें खुद से तो कुछ सूझता नहीं है, चलो दूसरों को देखकर ही सही। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें नर्सरी। नितिन मोनिका को नर्सरी लेकर चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो उसे 4 बातें सुना देता है।
इधर मोनिका भी अपनी पसंद के पेड़ पौधे ले आती है। अब मोनिका ठहरी कामचोर, वो पेड़ पौधे तो ले आती है लेकिन सफाई करने में उसे मौत आती है। ऐसे ही एक दिन सामने से निकिता ज्योति की बालकनी को देखती है और उससे कहती है, ज्योति, जैसे ईद का चांद आसमान में चमकता है ना, बिल्कुल वैसे ही मोहल्ले में तुम्हारी बालकनी चमक रही है। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले लेकर आई थी ये नए गमले और फूल, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ जी, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। इस तरह निकिता ज्योति की तारीफ करती है और नीचे चली जाती है। इधर ज्योति मन में सोचती है, आज से पहले जेठानी जी ने बालकनी को कभी साफ भी नहीं किया, तो ये चांद किधर से कैसे चमकता? ये सोचते हुए ज्योति भी नीचे जाकर काम शुरू कर देती है। लेकिन इधर मोनिका निकिता के मुंह से ज्योति की बालकनी की तारीफ सुनकर जल जाती है और अपनी बालकनी का सारा कूड़ा ज्योति की साइड डाल देती है। ज्योति नीचे रसोई में जाकर काम करती है, सभी घर वालों के लिए खाना बनाती है, सबको खाना परोसती है और उसके बाद पूरे बर्तन साफ करके रसोई को भी साफ कर देती है। तभी संगीता कहती है, बेटा, बाकी का काम मैं कर लूंगी, तू अब आराम कर ले, थक गई होगी। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होना ही बड़ी बात है। तुमने तो फिर भी इतनी देर खड़े रहकर सबके लिए खाना बनाया। सच में तेरे आने से मुझे तो बहुत सुकून मिल गया है, वरना ये सारा काम मुझे करना पड़ता था। अरे, मेरे होते हुए भी आप काम करोगी क्या? वैसे मम्मी, गर्मी तो हो रही है, चलो ना आप भी मेरे साथ बालकनी में, ठंडी ठंडी हवाएं लगती है, हम वहीं पर वॉक करेंगे। संगीता और ज्योति बालकनी में आ जाती है, लेकिन जैसे ही ज्योति देखती है कि उसकी जेठानी ने उसकी तरफ कूड़ा डाल दिया है तो वो इस बार कुछ नहीं कहती और चुपचाप 10 पैर लाकर उसे उठा देती है। ये देखकर संगीता को भी खुशी होती है, लेकिन मोनिका जो हमेशा बहस चाहती थी, अब उसे अंदर ही अंदर ये चीजें हर्ट करने लगती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनिका की दोस्त नेहा का फोन आता है। यार, मेरा बर्थडे है कल और तुम्हें आना है जरूर, और याद है ना मेरा गिफ्ट? मुझे इस बार तुझसे एलवी का पर्स ही चाहिए। हाँ बाबा, मुझे याद है, मैं टाइम से आ जाऊंगी और तेरा गिफ्ट भी ले आऊंगी। ये कहकर मोनिका फोन रख देती है और नितिन से नेहा के लिए गिफ्ट खरीदने के पैसे मांगती है। नितिन, मुझे नेहा के लिए गिफ्ट खरीदना है, उसका बर्थडे आ रहा है। मैडम ने पहले ही कह दिया था कि एलवी का पर्स चाहिए। अब तुम्हें तो पता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे लिए कितना करती है, तो मेरा उसके लिए इतना करना तो बनता ही है। तो चलो, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसकी मनपसंद का गिफ्ट खरीद सकूं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम्हें तो पता है मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो सारे पैसे वहीं पर होल्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी आएगी तो मैं दे दूंगा। अरे, पर बर्थडे तो इसी महीने है ना, नेक्स्ट मंथ में। मैं पैसों का क्या करूंगी और क्या फायदा तुम्हारे इतने पैसे कमाने का जब तुम मुझे इतने से पैसे नहीं दे सकते। मैं खुद भी जब पिछले 2 महीने से शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने तुमसे जिद की नहीं ना, तो अब मुझे जरूरत है, मुझे पैसे दो। नितिन मोनिका की बातों का ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता और ऐसे ही सो जाता है। अगली सुबह होती है। मोनिका जैसे ही अपने रूम से नीचे जाती है तो सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और खिलखिलाकर बातें भी कर रहे हैं। तभी संगीता सुमित से कहती है, बेटा, बहू को कितने दिन हो गए हैं ये अपने घर नहीं गई, इसे भी अपने घर की याद आती होगी। इस संडे इसे घर ले जाना, पर हाँ, उससे पहले से शॉपिंग करा लाना। देख, शादी में तो मैंने इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं खरीदा था, पर अब मैंने इसके लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। संगीता अपने कमरे में जाती है और ज्योति के लिए गोल्ड का नेकलेस, डायमंड की अंगूठी लेकर आती है, साथ में 21,000 रुपए भी। ज्योति बेटा, जब तुम अपने मायके जाओगी ना तो ये सब पहन कर जाना, पता लगना चाहिए तुम हमारे घर की बहू हो, और ये 21,000 रुपए तुम्हारे खर्चे में काम आएंगे। मोनिका ये सब देखकर दंग रह जाती है। तभी पीछे से नितिन आता है। क्या देख रही हो? अगर तुमने मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखा होता तो वो तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे ही लाड प्यार करते जैसे ज्योति को कर रहे हैं, और तुम्हें मुझसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इस छोटे से सीन ने मोनिका के दिल में गहरी छाप छोड़ दी है। अब उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुटन और गिल्ट महसूस हो रहा है। वो सभी घर वालों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे बात नहीं करना चाहता। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनिका सुबह जल्दी उठती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है, फिर अपने सास ससुर को चाय नाश्ता देने के लिए जाती है। बेटा, रहने दो, तुम थक जाओगी इतना काम करके, ज्योति है वो बना देगी हमारे लिए, वैसे भी हमें तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है। ये कहकर संगीता ज्योति को आवाज लगाकर नाश्ता बनाने के लिए कह देती है। ये सब देखकर मोनिका रोने लगती है। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने आप सबके साथ जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन प्लीज मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दो। मैं पागल थी जो हमेशा काम चोरी करती रही, और अब मुझे समझ आ रहा है कि इतने लोगों के बीच भी मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। मुझे अपनी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो। यह कहकर मोनिका खूब रोने लगती है। उसे अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा है। तभी ज्योति वहां आती है और इशारों में ही अपने सास ससुर को मोनिका को माफ करने के लिए कह देती है। हम कभी ये नहीं चाहते थे कि हम तुझे लाड प्यार ना करें, लेकिन तूने हमें वैसा करने पर मजबूर किया। तू हमारे प्यार का गलत फायदा उठाने लगी थी। मम्मी, मैं समझती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो और आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब से मैं कभी भी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये सुनकर संगीता मुस्कुराती है और बहुत प्यार से कहती है,
अच्छा चलो अब रोना बंद करो, नाश्ता ठंडा हो गया, इसे गर्म करके लाओ, सभी कोई को भूख लगी है। ये सुनकर मोनिका खुश हो जाती है। वो रसोई में जाकर सबके लिए फिर से नाश्ता गर्म करके सर्व करती है और अब वो ज्योति से भी कभी झगड़ा नहीं करती और दोनों देवरानी जेठानी के साथ पूरा परिवार अब खुशी खुशी जिंदगी बिताता है। और अब बालकनी में बना भारत पाकिस्तान का बॉर्डर भी हट जाता है।